वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह, सतनाम जोहार, सत श्री अकाल। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल में खास वार्ता को लेकर हम सब हाजिर हुए हैं। और आज का जो हमारी प्रमुख वार्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कल जन्म दिवस है। और पूरे भारत देश ही नहीं अपितु विश्व में उनके जन्म दिवस की तैयारियों को लेकर विगत 15 दिनों से देश और विदेशों में, यहाँ तक कि हमारे भारत के कोने कोने में, गांव गांव में उसकी तैयारियां चल रही है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, बहुजनों के मसीहा कहे जाने वाले भारत रत्न, जिसकी देन से हम आज ऐसी लाइव डिबेट कर पा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। और हम सब आज उनकी जीवन संघर्ष को लेकर वार्ता करेंगे। बहुत सारे विद्वान जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी विद्वान जनों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वॉइस ऑफ अमेरिका के लाइव फेसबुक चैनल पर हमारे साथ जुड़ गए हैं टीआर खोटे साहब। मान्यवर टीआर खोटे साहब का मैं परिचय बता दूं, वो मान्यवर कांसीराम साहब के हम सफर साथी रहे हैं और एक सामाजिक चिंतक और लेखक हैं। बहुत स्वागत है खोटे साहब हमारे कार्यक्रम में जी। धन्यवाद। हमारे साथ धनेश्वरी कुर्रे जी जुड़ गई हैं, जो एक मैं उनका ज्यादा परिचय नहीं जान रहा हूँ, आज वो पहली बार आई हैं। वो अपने बारे में खुद बताएंगी और क्या करती हैं वो भी बताएंगी। और बाबा साहब के जो मिशन है उनके बारे में, महिलाओं का जो मान सम्मान बाबा साहब ने जो दिया, संविधान में हक अधिकार दिया, तो उस पर भी हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जसपीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं अमेरिका से, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। रोशनी देवी जी जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। और आज के खास प्रोग्राम के प्रायोजक जो हमारे चैनल के सीईओ है मेघराज सिंह जी अमेरिका से, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और स्पेशल डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का और जसबीर भाटिया साहब, जो ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय देकर हमारे समय देते हैं और चर्चा में हमें भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बहरहाल सभी मेहमानों का हम परिचय के बाद में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हम शुरू करने से पहले, सबसे पहले मैं टीआर खोटे साहब के पास जाना चाहूंगा। टीआर खोटे साहब काफी गहन अध्ययन करते हैं और लंबे समय से अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में हैं। यूं तो वो दिल्ली नोएडा में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में अभी रायपुर में रह करके सामाजिक गतिविधियों पर लगातार सक्रिय हैं। तो मैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष को, उनके जन्म से लेकर के जो उनकी जो संविधान निर्माण करने तक की जो संघर्ष यात्रा है, उनका जो कठिन जीवन संघर्ष है, उसके ऊपर में विस्तार से प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखें। टीआर खोटे साहब। मानवता चैनल के सभी साथियों को मेरा नमस्कार जी। जय सतनाम, जय भीम। साथियों, आज कल 14 अप्रैल है और हम आज 13 अप्रैल को पूर्व संध्या में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न एक छोटा सा उपाधि है, क्योंकि भारत रत्न एक शब्द है ना, आज इंडिया में ऐसे लोगों को मिला है जो 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 मैंने जो खेल रहे हैं सड़कों पे, उन्हें भी भारत रत्न कहा जाता है। और ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर के साथ भारत रत्न, जिन्होंने विश्व रत्न कहा जाता है, 6वें विश्व रत्न माना जाता है, 6th ज्वेल ऑफ वर्ल्ड उनको माना गया है। तो ऐसे विश्व विभूति के सामने इसलिए मैं इसको पहले शब्दों से ही मैं इसको थोड़ा सा खंडन इसलिए करना जरूरी समझता हूँ कि उनके लिए ये उपाधि बहुत छोटा सा उपाधि है। ये कोई महत्वपूर्ण उपाधि नहीं है। उनकी चमक और उनकी विभूति के सामने ये भारत रत्न शब्द है, मुझे बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं लगता, छोटा लगता है। मेरा ये कहना जरूरी है, इसलिए मैं पहले उससे शुरू किया। साथियों, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फूले जी का भी जन्मदिन रहा और आज 13 तारीख है, सम्राट अशोक का जन्मदिन। और कल 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ये लगातार एक सिलसिला चल रहा है इस पीरियड में। और कल 12 तारीख को हमारा
नकुल डीडी, दादा नकुल डीडी छत्तीसगढ़ के रहे, उनका भी जन्मदिन था। तो लगातार 11, 12, 13, 14 ऐसा मैंने लगातार एक पीरियड है। हर रोज हमारे मसीहा, जिन लोगों ने हमारे मान और सम्मान की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, ऐसे महापुरुषों का ये जन्म तिथियों का सिलसिला है, इसी पीरियड में पैदा हुए। ये बड़े गर्व की बात है, बड़ा खुशी की बात है। सम्राट अशोक के बारे में भी उस दिन चर्चा हो रही थी। तो हमारे एक साथी हैं सत्यजीत, नागपुर से, महाराष्ट्र से, तो उन्होंने एक बात बताया, बहुत बड़े जब मार्के की बात बताया। मैं उसको जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। मैं डॉक्टर अम्बेडकर की चर्चा करने के पहले ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा, इसलिए मैं उसको चर्चा करना जरूरी समझता हूँ। उन्होंने इंडिया में इतने जगह शिलालेख लिखे, शिलालेख पत्थरों में, वैशाली से लेकर के पूरा वहां तक तक्षशिला, अफगानिस्तान के बॉर्डर कंधार, ऐसे जगहों पर शिलालेख लिखे गए हैं। वो शिलालेख क्या हैं? शिलालेख हैं उनका विधि विधान। ये कमाल की बात। पहले पढ़ नहीं पाते थे, वो पाली लिपि में था। तो पाली लिपि में जब उनको पढ़ने के लिए कहा गया, कुछ एक तो किसी ब्राह्मण ने कहा कि भाई ये ऐसे ही, मैंने उनको समझ में आई नहीं, तो उन्होंने कह दिया ये तो ऐसी रेखा रेखा है, रेखा चित्र है और कुछ नहीं है, इसमें कोई लिपि नहीं है। लेकिन जब पाली लिपि का अध्ययन किया गया और विश्व स्तर पर उनका अध्ययन किया गया और देखा गया, तो उसके बाद में जब सारे लिपियों को मैच किया गया, तो आज उस एक एक शिलालेख को पढ़ा गया और उस शिलालेख में जो विधि विधान है, इतने विधि विधान जो उन्होंने मानवीय प्रवृत्ति कैसे मानवता को कैसे विकसित किया सम्राट अशोक ने विश्व स्तर पर, ये मार्के का विषय। यही नहीं, इंडिया ही नहीं, विभिन्न विश्व के कई देशों में उनके शिलालेख मिलेंगे, कई देशों में, केवल इंडिया ही नहीं। तो ये मार्के का विषय है आज के तारीख में। और खास करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो जिनका सपना था और उस शिलालेख में लिखा गया, उस समय 4 बातें लिखी गई है। उस समय 4 वर्ग था समाज में, समाज शिलालेख में लिखा गया है। उस समय वर्ण व्यवस्था की कहीं जिक्र नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कहीं जिक्र नहीं। उसमें लिखा गया 4, उनके शिलालेख में 4 जगह मिले, एक जगह नहीं 4 जगह लिखे गए हैं कि समाज 4 भागों में विभक्त था। वो था जैन, दूसरा समन, तीसरा आजीवक और चौथा ब्राह्मण। ये 4 वर्ग था। पहला जैन, दूसरा श्रमण, तीसरा आजीवक। आजीवक जो जिनको हम बोलते हैं ना, क्या बोला जाता है, जो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते, जो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते, तो उनको आजीवक कहा जाता है। तो उनको भी उन्होंने, जो जैन लोग सत्य और अहिंसा की बात करते थे, ये सारे तीनों के तीनों ऊपर वाले थे। ये प्राकृतिक सिस्टम पर अपना माने प्राकृतिक व्यवस्था पर, प्रकृति के प्रेम पर, प्रकृति के नियम पर, कानून पर वो विश्वास रखते थे। कौन? जैन, श्रमण और आजीवक। केवल ब्राह्मण ही था वो कल्पना लोक की शहर में लगा हुआ था और ब्राह्मणों की संख्या बहुत नगण्य थी। उस समय भी उसमें लिखा है उनकी संख्या बहुत नगण्य थी। तो इसलिए उस समय जो व्यवस्था था, पूरी व्यवस्था थी श्रमण संस्कृति, या ये समझ के चलिए उस समय की जो व्यवस्था में जो लिखा गया है, उसमें ये बताया गया कि जो प्रकृति धर्म, प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति के समीप में समाज को, व्यवहारिक जीवन को, शैली को बहुत महत्व दिया गया था, जिसमें कृषि और कला सारी, ये शिल्पकारी, ये जो हुआ है, ये उसी पीरियड का विकास का, उसमें अनेकों जगह लिखा गया है। तो ये समन संस्कृति की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। आज इसलिए कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, वो उसी समन संस्कृति को उजागर करने की बात करते रहे।
इनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को हुआ। 1891, 1891। जी। आज हम 2022 में हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी से प्रारंभ होता है। महात्मा ज्योतिबा फुले को धक्का लगा, एक ब्राह्मण के लड़के ने के शादी में जो जा गए, तो उन्होंने उनको देखा कि एक शूद्र का बच्चा हमारे ब्राह्मणों की बराबरी कर रहा है, और धक्का देके उनको निकाल दिया। तो ज्योतिबा फुले ने महसूस किया कि मैंने कक्षा में प्रथम आता हूँ, मेरे सामने ये 3rd क्लास लड़का, ब्राह्मण लड़का था, 3rd क्लास पास होता था, वो कक्षा में प्रथम थे। तो 3rd क्लास लड़का सिर्फ जाति के आधार पर वो वहां धक्का देके निकालना पड़ा उनके सामने। ये कितनी अमानवीय व्यवस्था। मानवता चैनल पे है, इसीलिए ये मानवतावादी व्यवस्था पे हमें चर्चा करना जरूरी है। उसके बदौलत उन्होंने फिर महसूस किया कि इस समाज में शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ। ये 1848 की घटना है, और 1848 की घटना को इतना असर पड़ा कि उन्होंने शिक्षा का रास्ता द्वार खोल दिया। इनके लिए शूद्रों और अति शूद्रों के लिए, जिनके लिए ब्राह्मणों ने हजारों साल से पेड़ लगा रखा। पुष्यमित्र काल के बाद से मनुस्मृति लगाया गया, 185 BC के बाद का है। तो उसके पहले तो अशोक काल में ऐसा नहीं था, उसमें शिलालेख में नहीं मिले। इसीलिए मैं इस बात को जिक्र करना चाहता हूँ। तो ये अमानवीय व्यवस्था को पहले बार ज्योतिबा फुले ने तोड़ने का प्रयास किया, शिक्षा का द्वार सबके लिए खोला, जिसके प्रमाण स्वरूप साहू जी महाराज विकसित हुए, और साहू जी के कारण से उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने का मौका दिया। सयाजीराव गायकवाड़ थे बड़ौदा के, उनसे रिक्वेस्ट किया और उनको फॉरेन में पढ़ने के लिए, विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था दी गई डॉक्टर अंबेडकर। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ कि ये परिवर्तन की व्यवस्था हमारे बुजुर्गों ने उनके ज्ञान को, शिक्षा के महत्व को समझा, और शिक्षा के महत्व को समझते हुए इस तरह का उन्होंने परिवर्तन की दिशा पे काम किया। डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी जब वो पढ़ लिख कर आए तो 1916 में पहला लड़का चमार जाति का, मैं शब्द यूज करना चाहता हूँ, माफ करना, तो पहला लड़का चमार जाति का मैट्रिक पास हुआ। उनके स्वागत के लिए डॉक्टर अंबेडकर को चीफ गेस्ट बुलाए। डॉक्टर अंबेडकर उस समय MA क्वालिफाइड, मास्टर आर्ट्स के क्वालिफाइड थे, और वो पहला लड़का पहले बार मैट्रिक पास हुआ। तो इतनी खुशी हुई कि खुशी में इनको स्वागत करने के लिए MA पास लड़के को बुलाया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि देखो समाज कितना महसूस कर रहा है, शिक्षा का महत्व को कितना अहमियत देता है, और उसके बाद उन्होंने काफी उनमें परिवर्तन आया। तो उन्होंने फिर अपनी पूरी सारी जीवनी और जो संघर्ष का दिशा है उनका बदल गया, और फर्स्ट इंडिया एक्ट जो बना 1990 में, 1919 पे, उसमें पहले बार अंग्रेजों ने लिखा समथिंग शुड बी डन फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, समथिंग शुड बी डन फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। उस समय वर्ड था डिप्रेस्ड क्लासेस। उस समय ना शेड्यूल कास्ट था, ना शेड्यूल ट्राइब था, ना OBC था, ना ऐसा कुछ नहीं था, डिप्रेस्ड क्लास। ये 1919 के एक्ट में अंग्रेजों ने अपने में पास किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कॉमन कमीशन भेजा 1928 के। इसका विरोध लाला लाजपत राय, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और SB सिंह चौरसिया जैसे लोगों ने उनका स्वागत किया। इसका फलस्वरूप क्या हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज परिषद में भाग लेने का मौका लगा। उनको इनवाइट किया गया गोलमेज परिषद में भाग लेने। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, पहले बार तो गांधी जी भी अटेंड किए, लेकिन 1931 में, लेकिन गांधी जी उस समय तक सोचते रहे कि डॉक्टर अंबेडकर है वो ब्राह्मण होगा, तो अम्बेडकर कर सकते, तो सोचते रहे कि ब्राह्मण होगा जो दलितों के लिए काम कर रहा है, डिप्रेस क्लास के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये डिप्रेस क्लास का ही फिर लीडरशिप है। जब आया उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को किया कि ये मैं
तरफ से मैं संतोष साहू जी हमारे साथ जुड़ गए। 1 मिनट में रुकना चाहूंगा। संतोष साहू जी, आप क्या से आवाज आ रही है? हमारी प्रोग्राम लाइव चल रही है, या तो आप स्क्रीन पे आ जाएं। हाँ सर। संतोष साहू जी, सर आपके यहाँ से आवाज आ रही है, उसको साइलेंट करें, थोड़ा लाइव प्रोग्राम है। जय भीम। तो मेरा बताने थोड़े साहब अपनी बात रखें। जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें 2 मत का अधिकार मिला। गांधी जी वहां से छोड़ करके चले आए कि व्हाइट कॉलर क्लास का मीटिंग है करके, उन्होंने वहां से छोड़ के चले आए और अनशन में बैठ गए। तो पूना के जेल में उनको बंद कर दिया, अंग्रेजों ने उनको पूना के जेल में, एलवेड़ा जेल में बंद कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर को उस समय रानाडे, जिन्ना सबको 2 मत का अधिकार मिला। 2 मत का अधिकार मतलब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चयन करेंगे, उनके में दूसरा आदमी वोट नहीं डालेगा, और जनरल का कैंडिडेट खड़ा होगा उसमें भी वो वोट डाल करके अपना सहमति दिलाएंगे, तभी वो जीत पाएगा। ये 2 मत का अधिकार मिला था। गांधी जी ने रानाडे और जिन्ना के को जो मत मिला था 2 मत का, उसका उन्होंने विरोध नहीं किया। गांधी जी ने विरोध किया डॉक्टर अम्बेडकर को, जो दलितों को वोट मिला, बोला कि दलितों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। अंग्रेजों ने बोला भाई आप लोगों के दलितों को उद्धार करना चाहते हो तो इनको 2 मत का अधिकार मिला है तो आपको तकलीफ क्या है? बोला कि मेरी हिंदू व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। देखो कैसा हिंदू व्यवस्था का हमें अधिकार मिलना, दलितों का अधिकार मिलना, तो हिंदू व्यवस्था चरमराता है। उन्होंने लिखा इसके बारे में, बहुत सारे लेटर लिखे। आप तो इसका मतलब ये जो आप उनकी विकास की बात करते हो, किस तरह का विकास होगा? उनको जल्दी अधिकार मिलेगा तो ज्यादा जल्दी विकास होंगे, उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लेकिन गांधी जी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में अंग्रेजों ने बोल दिया हम तो देखो हमने तो उनको अधिकार दे दिया है, अगर डॉक्टर जिनको अधिकार दिया गया है अगर उनसे आप समझौता करोगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को प्रेशर डाल करके वो 1932 में 24 सितंबर 1932 को पुना पैक्ट हुआ। प्रेशर डाल करके डॉक्टर अम्बेडकर बोलने लगे कि मैं मेरे लोगों का अधिकार को मैं, गांधी जी तराजू में काट रही, तराजू मार दिया, कांटा मार दिया। ये इतनी बड़ी अधिकार को उन्होंने आरक्षण की बात उसी में रखी गई। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ साथियों कि ये डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी से जुड़ा हुआ प्रश्न। 1935 में सेकंड इंडिया एक्ट बना। सेकंड इंडिया एक्ट में रिप्रेस क्लास की परिभाषा की गई, एससी, एसटी और ओबीसी। जब 1947 में आजाद हुआ, 1950 बना। मैं आगे की बात करता हूँ क्योंकि समय कम है और बाकी लोग भी बोलना है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर, जगदीश सर क्षमा करें, बाबूजी का जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा है, आप चाहें तो 2 मिनट में बाबूजी का एक परिचय ले सकते हैं। धन्यवाद जी। खोटे साहब, मैं थोड़ा सा आपसे रुकना चाहूंगा क्योंकि आज दाऊ जी नंद कुमार बघेल जी का बुला लीजिए, दाऊ जी को बुला लीजिए जी, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है। लाइव आ जाए संतोष साहू साहब। हाँ आ जाइए, उनको हम बधाई दे देते हैं। जी, सब लोग बधाई देते हैं बुढ़वा जी को। साहू साहब, हाँ जी साहू साहब स्क्रीन पे आ जाएं सर। ये अमेरिका से लाइव ये चल रहा है। हाँ, आपको बधाई दे रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। हाँ सर, बाबूजी हैं जी। नमस्कार। आपका स्क्रीन पर ही दिख रहा है नंद कुमार जी। दाऊ जी, वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से, समस्त टीम की ओर से, मेघराज जी की ओर से हम सब आपके लंबी उम्र की कामना करते हैं। आप अभी गुजरात से, वहां पे एक सिद्धार्थ भाई परमार जी ने अन्न बिन को त्याग करके उन्होंने जो पदयात्रा किया, उसको अनशन तोड़ने के लिए आप गए थे 25 किलोमीटर की यात्रा करके। और आपकी इस नौजवान उम्र की बुलंद साहस को हम सलाम करते हैं और आपकी लंबी उम्र की कामना भी हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आवाज नहीं दे रहा है सर, जोर से बोले। कुमार जी जवान है। आवाज आप अपनी कैमरा से ठीक करें, हमारे तरफ तो आवाज ठीक है। साहू जी आप अपने कैमरा की आवाज को ठीक करें। हेलो।
उनको हाँ दिखाइए। दाऊ जी, आपको मैं सबसे हम पहले तो अमेरिका जाना टीआर चाहते फुटे हैं साहब से चाहूंगा कि उनको बधाई दें। फुटे साहब। और हाँ, चीन ने जो अमेरिका को, श्रीलंका को बर्बाद किया है, उसको अमेरिका राहत दे दे। अमेरिका के पैसे से लंका को, श्रीलंका को राहत मिलना चाहिए। जसवीर भाटिया आपको साहब आपको जन्मदिन की धन्यवाद बधाई करेंगे सर। रविकुमार दाऊ जी। जी। अब दाऊ आप जी, सब लोग हैं, दाऊ आवाज जी, दाऊ जी नमस्कार। मैं जसवीर जन्मदिन की भाटिया बोल रहा हूँ बधाई। अमेरिका से। हम आपसे मिलना चाहते हैं और अमेरिकी सरकार से बातचीत आपके माध्यम से करना चाहते हैं अच्छा, और श्रीलंका को राहत दिया जाए। जल्दी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत मुबारक हो और कामना करते हैं कि आपकी लंबी आयु हो और इसी तरह आप सब समाज को प्रेरित करते के रहें। लिए धन्यवाद। जी। आपको अमेरिका का प्रतिनिधि भेजेंगे श्रीलंका के संबंध में बात करने के लिए। मैं बहुत साधारण इंसान हूँ, किसी सेनेटर से बात करा सकते हैं। सपना बड़ा अच्छा है। किसी जी, हमारे साथ सेनेटर से बात करा सकते हैं। धनेश्वरी कुर्रे जी हैं, वो भी आपको बधाई देना चाह रहे हैं दाऊ जी। धनेश्वरी कुर्रे जी कुछ कहना चाहेंगे दाऊ जी को। और आज खालसा से जन्मदिन भी है, खालसा का जन्मदिन भी है, ये भी याद रखें। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सजाया था, तो उनका जन्मदिन भी आज है। उम्र दराज के आधार पर उनकी जो स्थिति है ना, थोड़ा मेमोरी हाई हो गया है। जी, धनेश्वरी जी आप भी कुछ बधाई दे दें हमारे दाऊ जी को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता। दाऊ जी को सादर प्रणाम और उनकी लंबी आयु की हम कामना करते हैं। दाऊ जी को बहुत बहुत बधाई हो हम सबकी ओर से, मानवता चैनल की ओर से। जी जी, संतोष साहू साहब आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे तमाम मीडिया कर्मी की ओर से। भाई साहब, मानवता टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बाबूजी को उनके जन्मदिन पर बधाई शुभकामनाएं दिए, इसके लिए बाबूजी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथियों को बाबूजी की जो जन्म दिवस है उसको शेयर किया आपने और साझी किया, और बहुत ये गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ के पेरियार कहे जाने वाले दाऊनंद कुमार बघेल जी का ये आज जन्म दिवस है। कल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है, तो ये बहुत विलक्षण संजोग है कहा जा सकता है हम सब लोगों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया संतोष साहब हमारे साथ। जी, ये बाबूजी का जन्मदिन का सेलिब्रेशन है। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहब, आपने स्क्रीन के इस माध्यम से इसको दिखाने की कोशिश की है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अच्छा करूं? हाँ जी, तो मैं वही कह रहा था। जी संतोष साहब कुछ कहना चाहेंगे? और जी, बाबूजी के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ। जी जी बोलें। आज बाबूजी 86 वर्ष पूरा कंप्लीट किए और उनका ये शानदार जीवन का सफर है। और मैं बाबूजी के बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो एक महान समाज सेवी हैं और भारत में सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा हैं। उन्होंने घोषणा किया कि मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा और इस दिशा में वो निरंतर लगे हुए हैं। अभी लोकतंत्र के ऊपर एक जो बात आई ईवीएम को लेकर, बाबूजी पूरे देश भर में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए पूरे देश में कार्यक्रम चला रहे हैं। पूरा देशव्यापी आंदोलन चल रहा है और बाबूजी समाज के लिए, समाज के संवैधानिक अधिकारों के लिए कितने बार जेल की यात्राएं किए, वो कहते हैं कि मुझे खुद पता नहीं है। और वो इस उम्र में भी पूरे दृढ़ता और साहस के साथ भारत के संविधान को लेकर, भारत के लोकतंत्र को लेकर बिल्कुल सजग हैं। युवाओं को आह्वान कर रहे हैं कि युवा भारत के लोकतंत्र और संविधान को जाने, समझें और इसको आगे और मजबूत करने में हाथ बढ़ाएं। ऐसा बाबूजी का चारों तरफ
आंदोलन है और वो उनका ये कहना है। मैं आज उनके जन्मदिन पर वॉइस ऑफ मानवता चैनल को, भाई जगदीश सिंह जी आपको, भाई मेघराज सिंह जी सीओ वॉइस ऑफ मानवता को, सभी जसबीर भाटिया साहब को, सभी हमारे साथियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब लोग बाबूजी के जन्मदिन की आज यह कार्यक्रम में बाबूजी को भी शामिल किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबूजी स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी रहें, और हम सब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मंगल कामनाएं करते हैं। धन्यवाद। जी जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। जी मेघराज जी कुछ कहना चाहेंगे? मेघराज जी। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा। इस महीने में, अप्रैल के महीने में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। जिन्होंने आंदोलन किया है, जिन्होंने क्रांति की है, वो इसी अप्रैल के महीने में पैदा हुए हैं। जैसे ज्योतिबा फूले हैं या बाबूजी हैं, या मतलब गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पर सजाया, ऊपर अप्रैल में सजाया, मतलब जिन्होंने क्रांतिकारी काम किए हैं वो अप्रैल के अंदर ही तकरीबन पैदा हुए हैं। तो हम बाबूजी को अपने तरफ से, वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से हैप्पी बर्थडे भी कहते हैं, और उनका जो राज भी करते हैं गुरु का, कि वो लंबी उम्र हो गए हैं। लेकिन बुद्धमय बनाना चाहते हैं तो बुद्ध को बुद्धमय कैसे बनाएंगे? बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि का विकास, और बुद्धि का विकास से जब तक इंसान सच को ग्रहण नहीं करेगा तब तक बुद्धि का विकास नहीं होगा। तो इनको पहले जो लोग झूठ और सच बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं कभी सच बोलते हैं, उनका बुद्धि का विकास नहीं होगा, उनका बुद्धि का विकास रुक जाएगा। तो अगर बाबूजी बुद्धमय बनाना चाहते हैं तो बुद्धि का विकास कराएं, और उनको सच बोलना सिखाएं, ईमानदार से काम करना सिखाएं, तो बुद्धि का विकास अपना हो जाएगा, बुद्धमय बन जाएगा और शांतमय हो जाएगा देश। थैंक यू जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब, आपने दाऊद जी को विश किया है, बहुत शुक्रिया। मैं एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ, सुनिए। आज अप्रैल का दिन, अप्रैल का महीना वाकई ही बहुत ही प्रशंसा योग्य दिन है। आज जैसे अभी कहा मेघराज सिंह जी ने, तो उसके बारे में तो बहुत जरूरी बात करनी है। जो आप आज के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा बनाए थे, और आज खालसा का जन्मदिन कहा जाता है। जी। और आपको पता होगा कि गुरु नानक भी इसी महीने पैदा हुए थे। गुरु नानक साहब का जन्म भी अप्रैल में ही हुआ था। तो जो हम नवंबर में मनाते हैं वो इसलिए कि उनका पुनर्जन्म, जब उनको दिव्य शक्ति हुई ज्यादा, तो तब बनाते हैं। लेकिन उनका असल जो जन्म है वो अप्रैल में था। अच्छा जी। तो हाँ, मैंने तो इंडिया में क्रांतिकारी लोग हुए हैं, वो अधिक ज्यादा से ज्यादा अप्रैल का महीना ही है, ये माना जाएगा। और सचमुच अप्रैल का महीना एक क्रांतिकारी महीना है। हमारी बड़ी बेटी भी अप्रैल में पैदा हुई थी। उनको भी जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई। हरवीर क्या सर? हरवीर जी का? हाँ, हरवीर का जन्मदिन अप्रैल में है। अच्छा, सबको बधाई हो। अच्छा जी, बहुत धन्यवाद जी, मैं कह दूंगा उनको। जी, ठीक है सर। मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में एक ही महिला जुड़ी हुई है, और रोशी जी तो मुझे लगता है लेफ्ट हो गई है। तो मैं खोटे साहब से पहले धनेश्वरी जी को चाहूंगा कि वो अपना परिचय देते हुए, आज से इस कार्यक्रम में पहली बार जुड़ी हैं। हमने काफी लंबे समय तक कोशिश किया था, उनको बार बार लिंक भेजते थे। तो धनेश्वरी जी, आप अपना परिचय बताएं, क्या करती हैं, आपका पारिवारिक परिदृश्य क्या है, तो उस पर अपना प्रकाश डालें। और बाबा साहब ने जो संविधान में महिलाओं के ऊपर जो बहुत सारे जो विशेष अधिकार दिए हैं, उस पर भी आप अपने विचार साझी करें। जी सर, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार बोलना चाहूंगी। सत श्री अकाल, जय भीम। और मानवता चैनल को मेरा सादर नमन। मेरे को सौभाग्य मिला इस चैनल में आने के लिए, डिबेट में भाग लेने के लिए। और मेरा नाम धनेश्वरी चौलिक कुर्दे है। चौलिक मेरे मायके का सरनेम है सर, और कुर्दे मेरे ससुराल में। जैसे भी जगदीश जी पूछ रहे थे मुझको कि आप चौलिक हैं या कुर्दे हैं। आप सभी कुछ है इसमें, नामों से क्या होता है। ये सभी स्वीकार है जी। और मैं सर पेशे से एक टीचर हूँ, और 22 साल से इस पेशे से जुड़ी हुई हूँ। और मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो, मेरे पिताजी जो थे श्री मोतीराम चौलिक जी, वो समाज सेवक थे बसना से।
अभी ये महासमुंद जिला में है, पहले रायपुर जिला में था। तो उनके सानिध्य में मुझको कुछ सामाजिक जानकारी मिली, अपने समाज के बारे में, परिवार के बारे में। और इसके साथ साथ अभी जैसे आज कल अंबेडकर साहब जी का जन्मदिन है, तो हम उनको किन शब्दों में धन्यवाद करें, हमारे पास शब्द नहीं है। क्योंकि एक महान विभूति को किसी शब्द में बांधना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। क्योंकि उनका जो योगदान है मानव समाज के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, उसको मैं किसी सीमित शब्दों में नहीं बांध सकती जी। और आज मैं आप लोग के सामने अगर बैठी हूँ, बात कर रही हूँ, तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो शिक्षा नीति थी, महिलाओं का जो अधिकार दिया गया, उनके बाद हम आगे बढ़े, इसकी बदौलत आज हम आप सबके सामने में है, अपने विचारों को रख रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो जो विभूतियां जो पैदा होती हैं युग में एक बार होती हैं। अम्बेडकर जन्म हुए, दोबारा नहीं होंगे। उनका जो योगदान है हमेशा हमको याद रहेगा। और मैं एक शिक्षक हूँ, पिछले 22 साल से इस पेशे से जुड़ी हूँ। तो मैं एक विचार रखना चाहती हूँ सर, कि जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करूँ मैं, जहाँ पे पीजी जो सिलेबस है एजुकेशन का, तो मिडिल स्तर पे एक पुस्तक है सहायक वचन, जिसमें महात्मा गांधी की संपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं, हम उसको पढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार से क्यों ना बाबा साहब की जीवनी के बारे में एक पुस्तक बनाई जाए, जिसको हम स्कूली शिक्षा स्तर पे हर बच्चों को पढ़ाएं, उनकी जानकारी दें, उनकी जीवनी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके योगदान के बारे में, और आने वाली पीढ़ी हमेशा उसको याद रखे। क्योंकि बहुत से लोग उनके संघर्ष को नहीं जानते, बहुत से लोग वाकई में उनके संघर्ष को नहीं जानते हैं। और एक समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो इनकी जो मानसिकता है अभी भी उनको सुधारना बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात कह रही हूँ, जब हमारा परिवेश था, हम बचपन में थे, तो हमारे समय में महिलाओं को शिक्षा के लिए उतना ज्यादा कोई सुविधा भी नहीं थी, और लोग नहीं चाहते थे कि बेटियां पढ़ें। लेकिन हमारा परिवार ऐसा था कि उन्होंने इस बात को नकारा और उन्होंने हमको आगे बढ़ाया। और आज हम अपने परिवार में, खासकर मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने इस परिवार में जन्म लिया, जहाँ पे बहुत परंपरावादी रूढ़िवादिता थी, फिर भी मेरे परिवार वालों ने मुझको आगे बढ़ाया, शिक्षा दिलाया। और ये जब शिक्षा जो है हमको केवल संविधान के आधार पर मिला। तो आज मैं आप लोग से जुड़ करके बहुत सारी चीजों को जानकारी ले रही हूँ सर। इसके पहले भी मैंने मानवता चैनल को देखा, और बहुत सारे जो उसमें विषय आए थे उसको मैंने सुना भी। और जगदीश भैया जी से मैं क्षमा नहीं मांगूंगी, अधिकार के साथ बोल रही हूँ कि आप मुझको इस चैनल में जोड़े, आपका तो मैं आभारी रहूंगी हमेशा। और इसके साथ साथ नई नई जो जानकारियां हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हमारी सामाजिक है, उस परिवेश से हम जुड़ेंगे और बहुतों को हम शिक्षा देंगे, खासकर हम अपने आने वाले पीढ़ियों को शिक्षा देंगे। जी सर, ज्यादा समय नहीं लूंगी सर, बाकी लोग से मिलना। जी धनेश्वरी जी, बहुत शुक्रिया। आप वाकई में इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे महानुभावों से जुड़ रही हैं। मैं जसबीर भाटिया साहब का परिचय बताना चाहूंगा। अभी यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, वहाँ हमारी जो उनके जो आंटी जी है, और उनकी जो बड़ी बेटी है जिनका अभी जन्मदिन की बात कर रहे थे। अब आप सोचते कि कितनी मानवता की सोच की बात करते हैं कि अपने निजी पैसे से फ्लाइट में टिकट लेकर वहां पे विषम परिस्थितियों पे जाकर वहां के बेटियों को, वहां के बच्चों को जो मदद की है, उसके लिए तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है। तो ऐसे मानवीय काम करने वाले लोग हैं जो हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए सामने आते हैं, सहयोग करने के लिए, बात करने के लिए आते हैं। कोरोना की काल के समय में भी हमारे मेघराज सिंह साहब ने कई जगह राशन बंटवाया। तो ऐसे जो काम करने के लिए, मदद करने के लिए, जो हमारे इस चैनल के माध्यम से, जो आज हमारे सामने स्क्रीन पे जसबीर भाटिया साहब दिख रहे हैं, और उनका जो परिवार है, जब से मैं उनसे जुड़ा हूँ, मुझे एक मार्गदर्शक के रूप में, मुझे एक पिता के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में जो उनका मार्गदर्शन मिलता है, जिस दिन से मैं खोटे साहब से मैं
प्रेरणा लेता रहा हूँ। काफी स्टूडेंट लाइफ में उनके साथ जुड़ा। जब वो कांशीराम साहब के साथ दौरा करते थे तब भी हम उनके साथ पीछे पीछे चले जाते थे। तो ये ऐसे अनुभव बड़े लोगों से देखने सुनने और उनके संपर्क से हमें मिलता है और यही जीवन में हमारे काम आते हैं। तो आपने जो अपनी विचार साझी की उसके लिए हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप एक शिक्षिका हैं और बच्चों को शिक्षा देती हैं। जसबीर भाटिया साहब बार बार यही कहते हैं कि आप कोई शिक्षा का विजन चलाएं, गांव में, अपने गांव के आसपास में बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई ऐसा यूनिट बनाएं ताकि उनकी जो बेटी है वो भी इंटरनेट के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से वहाँ अमेरिका से भी हमें मोटिवेशन कर सकती हैं। इस पर हम जसबीर भाटिया की उनकी जो बड़ी बेटी हैं उनसे मेरी बात भी हुई है कि इस पर हम एक प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा कि आप एक टीचर हैं और इस दिशा में बहुत सारे आपकी जो शिक्षिका जो हमारी बहनें होंगी उनके माध्यम से मिल करके हम छत्तीसगढ़ के बेटियों को पढ़ाने की दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। जसबीर भाटिया साहब अगर कुछ कहना चाहेंगे धनेश्वरी जी से तो आप कुछ बात रख सकते हैं। जी, वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार। वॉइस ऑफ मानवता चैनल को मेरा धन्यवाद है कि आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते हैं। और धन्यवाद करता हूं मैं बहन धनेश्वर जी से भी कि जो उन्होंने शब्द कहे हैं, बहुत ही खूबसूरत शब्द कहे हैं, बहुत ही सुंदर शब्द कहे हैं। बड़े पते की बात की है कि शिक्षा तो ठीक है, लेकिन शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता है वो भी उतना ही जरूरी है। और शिक्षा में जो हमारे क्रांतिकारी नेता हुए जिन्होंने इस देश की भलाई के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए, उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है या नहीं। ये बात उन्होंने कही कि बाबा अम्बेडकर साहब के बारे में जानकारी कम है और गांधी जी के बारे में जानकारी जो सब जगह है। सो ये बात बहुत जरूरी है कि हमारा शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। चाहे मैंने जैसे पहला कहा था कि एकल विद्यालय नाम से एक चला हुआ है अभियान, तो उसमें सिर्फ एक टीचर होता है और वो जो बच्चों को पढ़ाते हैं शुरू से लेके 5वीं 6वीं जमात तक, और कई बार वो पेड़ों के नीचे बैठ के भी बच्चों को पढ़ा देती। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमारे बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हो, ये हो वो हो, लेकिन जो आधुनिक शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसके लिए सिर्फ विल पावर की जरूरत है, मनोभावना की जरूरत है, मनोबल की जरूरत है। तो वो मैं बार बार कहता हूँ कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम आप जरूर बनाए, गांव के लेवल से, गांव के स्तर से शुरू करें और फिर ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ेगा। अगर कंप्यूटर की वजह से आपको ये शिक्षा चाहे हो तो हम उसकी भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब सारा तभी हो सकता है जब सारा समाज मिलके ये ठान ले कि हमें हमारा कर्तव्य है, हम सरकार की के ऊपर ना निर्भर होके खुद अपना करें, विचार करें, खुद अपना कोशिश करें, तो ये सब हो सकता है। तो इसके लिए मैं धनेश्वर जी से बहुत खुश हूँ। बड़ा अच्छा किया है, बड़े अच्छे शब्दों में बहुत बोला है उन्होंने, उनका बहुत धन्यवाद। और मैं कामना करता हूँ कि जो वो काम कर रही हैं वो उनमें सफल हों और ये जो संदेश है सब नौजवान बच्चों को, बेटियों को पहुंचे। उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आज पंजाब में बैसाखी का दिन मनाया जा रहा है। ये बैसाखी दिन जो गुरु गोविंद सिंह जी ने आज के दिन खालसा पंथ सजाया, वो क्या था, उसका क्या मतलब था, उसकी भाव क्या था। वो सिर्फ पंजाब या सिखों के लिए नहीं था। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, ये बड़ा ही क्रांतिकारी कदम था गुरु गोविंद सिंह की तरफ से कि जिन्होंने पहले 5 सिखों को अपने अमृत छिका के खालसा का नाम दिया, सिंह बनाया। तो वो कौन थे 5? उन 5 में एक क्षत्रिय था, बाकी 4 सब दलित जाति के थे। और वो भी कोई गुजरात से, एक पंजाब से, एक उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। तो इसमें जो मैसेज है, जो इसमें संदेशा है, एकदम साफ है कि उन्होंने सारे भारत को चैलेंज किया कि तुम लोग
सब उठो, ये जात पात के चक्कर से निकलो। जो भी सामाजिक अन्याय हो रहा है आपके साथ, उसके लिए उठो और योद्धा बनो। योद्धा का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त लड़ाई करनी है। बाबा अम्बेडकर भी योद्धा थे, दाऊ जी भी योद्धा हैं, जो अपने तरीके से वो अपना संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो बात है, ये सारे भारत में उसको लागू करना चाहिए। ये जो खालसा दिवस है, ये भारत का दिन होना चाहिए। हर एक को, जो खास करके जो जिनको आप दलित समाज कहते हैं, उनको ये दिन मनाना चाहिए और ये शपथ लेनी चाहिए कि आज के बाद हम आपस में कभी कोई ऊंच नीच की बात नहीं करेंगे। हम आपस में सब बराबर का जो है साझेदारी करेंगे और एक समाज इकट्ठा होकर बनाएंगे। कोई कुरे है या जो भी है या कुंटे है, सब वो सब ठीक है। हमारी एक परंपरा है, हमारा एक हमारी एक संस्कृति है, लेकिन उसमें किसी जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जो मैसेज है गुरु साहब का, जो खालसा दिवस का जो दिन है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि ये सारे भारत के लिए उन्होंने ये एक मिसाल कायम की कि आप लोग उठो, कैसी भी हो, चाहे वो घासीदास जी का संदेशा हो, किसी का हो, इकट्ठे होके आपस में ये जाति पाति को खत्म करें। क्योंकि ये जाति पाति का जो मानसिकता है ना, ये सबसे बड़ी डेंजरस है, सबसे बड़ी खतरनाक जो है वो इंसान की मानसिकता है। उसको चेंज करना, अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना है कि आप किसी से कम नहीं, आप किसी से कमजोर नहीं, चाहे आप स्त्री है मर्द है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर एक रानी झांसी लड़ सकती थी, तो गुरु गोविंद सिंह की पत्नी लड़ सकती थी, तो आप क्यों नहीं लड़ सकते? तो ये सामाजिक क्रांति के लिए किसी भेदभाव को हटा के हमें एक समाज बनना है और उसकी प्रगति के लिए हमें आगे कदम बढ़ाने, यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। आज के इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से दोबारा खुटे साहब के पास जाना चाहूंगा। खुटे साहब, जिस ढंग से बाबा साहब का जो संघर्ष है, संविधान बने हुए आज आजादी के 70 साल होने के बावजूद भी जो बहुसंख्यक समाज है वो किस दिशा में है, किस हालात में है, और आज हम उसकी जन्म दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो नौजवान है, बेटे और बेटियां है, वो जो बाबा साहब का जो कारवां है वो किस दशा और किस दिशा में है और हमें क्या कुछ करना चाहिए, इस पर एक ज्वलंत मुद्दे पर आप अपने विचार साझी करें। क्योंकि हम उनके जन्म दिवस को मना लेंगे, साल में उनकी जय जयकार कर लेंगे, लेकिन बाद में हम 365 दिन किधर रहते हैं, किस जगह में हैं, क्या हमारी सोच है, इस पर कोई जवाब सवाल नहीं है हमारे नौजवान पीढ़ियों के ऊपर, नौजवान बेटे बेटियों के ऊपर। बाबा साहब के विचारों को, न उसकी जीवनी को आज की नौजवान पीढ़ी न जानना चाहती है, न समझना चाहती है। जैसा कि धनेश्वरी जी ने कहा कि हमको स्कूलों के पाठ में पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे आज SC ST OBC के बच्चे बाबा साहब के जन्मदिन को नहीं जानते, उनके निर्वाण दिन को नहीं जानते। जितने भी महान पुरुष जो हमारे भारत में हुए, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जो शिक्षिका की प्रथम देवी रही है, और तो ऐसे महान पुरुषों की जीवनी को अगर हमारे भारत देश के नौजवान पीढ़ियों के अंदर में डाल दिया जाए तो भारत देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। तो मैं दोबारा आपके इस संदर्भ में ज्वलंत समस्या पर, ज्वलंत मुद्दे पर मैं आपकी विचार जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको एक लंबा अनुभव है। तो इस परिदृश्य पर आप अपनी विचार रखें। थोड़े साहब। जगदीश जी, मुझे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहली चीज, मैं भाटिया जी ने जो कहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पंच प्यारे आज का दिवस है, ये क्रांति दिवस, एक्चुअली इसको क्रांति दिवस के कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो निश्चित रूप से अधिकार युद्ध का सूत्रपात है, अधिकार युद्ध का सूत्रपात का दिन है। तो इसलिए मैं भाटिया जी को
बहुत मैं नमन करता हूँ उन्होंने इस बात को याद कराया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। और खालसा दिवस में खास करके मैं उसके ऊपर लिखा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। और उसके मैं विस्तार पे भी जा नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि विस्तार में जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दूसरी चीज, हमारी बहन धनेश्वरी कुर्रे ने उन्होंने रखा, बात किया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात अच्छा लगा, क्या बात लगा कि वो एक कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जानकारी होनी चाहिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन जाति द्वंद से पूरा उलझा हुआ, उनसे संघर्ष करता हुआ, कठिन संघर्ष के दौर से गुजरा हुआ है। मैं उनकी जिक्र करूं, उनकी जो किताबें मिल जाएंगी उनको पढ़ा जा सकता है, लेकिन बहुत ही उन्होंने गंभीर जाति द्वंद या युद्ध से उन्होंने अपनी विजय हासिल की है। पानी पीने के लिए उनको महान सत्याग्रह करना पड़ा। मंदिर में प्रवेश करने के लिए कलाराम मंदिर का प्रवेश का दिखा करके उन्होंने, और उसका ताला लग, उसमें बाद में परमानेंट ताला लग गया, उसको आज तक खुल नहीं पाया। ये व्यवस्था बताता है कि कितनी कैसी कैसी व्यवस्था से उन्हें, तो डॉक्टर अंबेडकर से उनसे पूछा गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो मानसिकता है, बहन ने जो बोली है ना, मैं इसलिए उनको बता देना चाहता हूं। आज जो शिक्षा पद्धति में जो हम पढ़ते हैं डिग्री हासिल करने के लिए, वो शिक्षा पद्धति अभी भी मानवीय व्यवस्था से बहुत दूर है। ये बात आप सोच के चलिए, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ। वो आज भी नहीं चाहते हैं कि मानवीय व्यवस्था के ऊपर परिचर्चा हो। अभी भी हम कल्पना लोक पे हमारे समाज को उलझाए रखा गया जा रहा है। डिग्री हासिल करने के लिए कल्पना लोक की कहानी पढ़नी पड़ती। बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ये हम पढ़ते हैं। मैंने एक बंदर ने सूरज को निगल गया, ये कहानी पढ़ाई जाती है। ये देश का दुर्भाग्य है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता देश का, कि एक बंदर सूरज को निगल गया और उसको हम मान रहे हैं। वो क्यों पढ़ाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर की कहानी, डॉक्टर अंबेडकर की कहानी पढ़ाएंगे, ज्योतिबा फुले की कहानी पढ़ाएंगे तो देश में क्रांति हो जाएगी। वो क्रांति को रोकना चाहते। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, खुलेआम आज तो ऐसे लोगों का, सांप्रदायिक ताकतों का बोलबाला बन गया है। बुलडोजर चला रहे हैं लोगों के ऊपर। ऐसे लोगों की शक्तियां, मैंने ऐसे आतंकवादी ताकतें हैं पूरे देश में फैल चुका है। और वो नहीं चाहेंगे कि इस देश के जो बहुसंख्यक वर्ग है उनको हक और हुकूमत मिले। इसलिए मैं ये बात रखना जरूरी समझा। उन्होंने जानबूझ करके, डॉक्टर अंबेडकर का नाम तो पहले लेने वाला नहीं था 1972 के पहले तक। मैं 1978 तक नाम, मैंने बताया था, कहानी पहले भी बताया हुआ, 1978 तक मैं मास्टर ऑफ इंजीनियर था, मैं डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं सुना था। 1978 में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में मास्टरी थी मेरी, और तब मैंने डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं सुना। ये तो गनीमत बोलिए कि आज जो लोग उनकी विरोध कर रहे थे, आज वो नतमस्तक, उनको उनके पैरों के नीचे धूल चाटते नजर आ रहा है। उनकी मजबूरी है, और आगे चल के और भी उनकी मजबूरी आने वाली है। डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया इस समाज का आप कैसे विकास करना चाहते हो, उसका क्या पैमाना है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि जिस समाज में 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर हो, भले ही उस समाज का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उस समाज के ऊपर कोई उंगली उठा कर नहीं देखी। आज 10-20 की बात कर रहे हैं, आज लाखों की संख्या में बैरिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर्स की संख्या आ गई है। और समाज की दुर्गति भी देख, दुर्गति चमचों के कारण, दलालों के कारण। आज मूक और बधिर समाज, इसके रिप्रेजेंटेटिव, मूक और बधिरों के रिप्रेजेंटेटिव, वो उनके मुंह में ताला लगा हुआ है। उनको, उनके जुबान
खुल नहीं सक रही है, उनकी माँ बहनों के साथ में बलात्कार हो रहा है लेकिन वो मुंह नहीं खोलने लायक। ये समाज है, इस समाज की बर्बर स्थिति का चित्रण है। तो हम अधिकार की बात कर रहे हैं, स्थिति को समझने का जरूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच था 10, 20 और 30 या तो गलत था, या जो जिन लोगों से उम्मीद कर रहे थे वो नालायक लोग निकल गए। हम इंजीनियर, डॉक्टर, हम उसके लायक नहीं हो, उनके कल्पना के लायक नहीं निकल पाए। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा 18 मार्च 1956 को 18 मार्च 1956 को आगरा में कहा, मैं तो सोचा था मेरे लोग पढ़ लिख करके अपने समाज का हित करेंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि मेरे इर्द गिर्द एक क्लर्कों की भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों की भीड़ इकट्ठा हो गई है जो अपने पेट पालने में लगे। वही डॉक्टर 10, 20, 30 की बात करते थे, 18 मार्च 1956 को आगरा में ये कह दिया। और 14 अक्टूबर 1956 को 6 महीने बाद ही समझ लो, उन्होंने नागपुर में कहा कि मैं एक कारवां बड़े कठिन मेहनत के साथ यहाँ तक लाया हूँ, संघर्ष करके, अनेक झंझावटों के साथ में संघर्ष करके यहाँ तक लाया हूँ। मेरे वॉलंटियर इसे आगे नहीं बढ़ा सकेंगे तो यही रहने दे, नीचे न गिरने। किस स्तर पर डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा है ये बातें समझने लायक। इसलिए मैं कहता हूं अभी तो आज तो जनता उठ रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक कुछ है नहीं। लीडरशिप खत्म है, लीडरशिप किल कर दिया गया है। समाज की बिल्कुल लीडरशिप को दबा दिया गया, दफना दिया गया, मुंह खोलने लायक नहीं। किसी को भ्रष्टाचार में फंसा रखा है, किसी को और किसी में फंसा रखा है। आज तो देखो उत्तर प्रदेश में जिसको हमने एक तैयार किया था, आज उनकी ये स्तर में आ गई है कि 10% वोट खत्म हो गए। मैंने किस स्तर पर चला गया। इसका मतलब आतंकवाद का सिलसिला जिसको हम कहें तो उसको किस तराजू पे तौला जाए आप समझ सकते हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज जो परिस्थितियां निर्माण हुई है, वर्तमान परिस्थिति जो निर्माण हो रहा है, लेकिन जनता जाग गई, ये बात सोच के चलिए। आज जनता चुप नहीं होगी, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएगी। अधिकार की बात, अगर किसी ने ज्यादती की बात सोच रहे होंगे कि दबा लेंगे, अब दबाना संभव नहीं। विश्व स्तर पर ये बातें फैल चुकी है। जो लोग सत्ता में बैठे मुट्ठी भर लोग हैं और जो आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, ये उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर एक चुनौती है। ये बात नोट कर लेने का विषय, एक चुनौती है। जो चुनौती है, आज अंबेडकर के बगैर, आजकल आप देखेंगे पार्लियामेंट में लाइन लगाकर सारे उसके पैरों के नीचे झुकते हुए नजर आएंगे। आज कल यहाँ छत्तीसगढ़ में भी 11 बजे कल देख लेना, वो लोग जो लोग कल तक राम वनगमन पथ में भगवान राम की कल्पना ढूंढ रहे हैं, जो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये काल्पनिक है। छत्तीसगढ़ की सरकार अभी भी ढूंढ रही है कि यहाँ पर पैदा हुआ, यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ भैया, अभी उनके पिताजी से बात हो रही थी, नंद कुमार जी से, उन्हीं से पूछ लेते, पिताजी आप ही बता दो कि मेरे घर में तो पैदा नहीं हो गया कर। मैं तो, मुझे अच्छा लगता, उनके पिताजी से पूछ लेते। ढूंढ रहे हैं जंगलों में, कहाँ ढूंढे, सीधे में ढूंढ रहे हैं, तो कभी बमलेश्वरी में ढूंढ रहे हैं, सड़कों में ढूंढ रहे हैं। मिल जा कहीं पर भाई, मिल जा कहीं हो तो मिले भाई। तो संविधान को ढूंढ लो, तो संविधान ढूंढ लेते तो इंसानियत का रास्ता खुल जाता, मानवतावाद फैल जाती। लेकिन संविधान को नहीं ढूंढ, वो कुछ और ढूंढ रहे। ये हमें आज की वर्तमान परिस्थिति है, इसको समझना होगा। तो ऐसे लोग मूर्खों का देश बनता जा रहा है। देश, इंडिया को मूर्खों का देश बनाया जा रहा है, जहां गणपति को दूध पिलाया जाता है, पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाते, शिवलिंग पे
दूध फेंका जाता है और बच्चे भूखे नंगे रहते हैं। गरीब बच्चे भूखे नंगे रहते हैं, जिनको दूध के लिए एक बूंद दूध के लिए तरस जाते हैं। ये देश ऐसे लोगों का देश, जहां घी को जलाया जाता है और जो जिनको जरूरत है, विटामिन की, प्रोटीन की जरूरत है, उनको तरस जाते हैं। ऐसे मूर्खों का देश है, जहां स्वर्ग में, आसमान में बिना फाउंडेशन के स्वर्ग स्थापित किया जा रहा है। वहां से मंत्र मारते हैं तो नारद जी उठ के चले आते हैं और मंत्र मारा के उड़ के चले जाते हैं। वाह भाई, कैसा गजब का कमाल का मंत्र है, कमाल की खुंटे साहब जी, खुंटे साहब, मैं सुनिए मेरी बात। आज हम मानवता चैनल में बात कर रहे हैं तो ये बातें की चर्चा होनी चाहिए और खुल के होनी चाहिए। भाटिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? मैं कह रहा हूँ खुंटे साहब, सिर्फ मूर्तियों पत्थरों पे नहीं दूध फेंकते, गंगा में दूध फेंके गंगा को साफ कर रहे हैं। बच्ची गंगा पे आपने तो सुना होगा ना, कोरोना ने साफ कर दिया, कोरोना ने दिखा दिया, उनका चेहरा दिखा दिया कोरोना ने। और मंदिरों के ताले लग गए थे, जिनमें इतनी बड़ी शक्तियां थी, वो ताले लगा करके बैठ गए थे। ये देश है इन लोगों का, ऐसे लोगों का देश हो गया है आज, जिनको इंसानियत और मानवता से बहुत दूर है। इंसानियत और मानवता साहब, आपकी आवाज कम आ रही है, आपके मोबाइल की आवाज थोड़ी ठीक करें। आपकी आवाज मोबाइल से थोड़ी कम आ रही है। आवाज कम है? अभी ठीक है? आपके मोबाइल का आवाज फुल करें। नहीं, आवाज तो मेरा, आपका आवाज अच्छा आ रहा है। नहीं, मैं आपके मोबाइल का साउंड कम होगा मुझे लग रहा है, थोड़ी कम आ रही थी इसलिए बोला। अच्छा, चलो अभी ठीक है? जी अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं तो सुन रहा हूँ। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती कल मनाने जा रहे हैं। मैं देशवासियों को फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ। विश्व में जो बौद्धिक चेतना पे विश्वास रखते हैं, जिन्होंने सतनाम की सोच रखते हैं, सतनाम बौद्धिक चेतना का सार है, बौद्धिक सार है वो। ऐसे लोगों को, और खास करके इस महीने में 11 अप्रैल से लेकर के इस पीरियड में, तो उन सारे लोगों को विश्व के स्तर पर जो मानवता पर विश्वास रखते हैं, मैं निश्चित रूप से बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। और ये क्रांति दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इसी पीरियड में अशोक लिखे, जिनके शिलालेख की मैं बात कर रहा था, जिन्होंने उस जमाने की व्यवस्था को इसमें शिलालेख में लिख दिया, विधान लिखा हुआ है। आज आप तो विधान किताबों में, मनुला तो बाद में पढ़ा, वो किताबों में रहा, लेकिन उन्होंने पत्थर में लिख के रखा हुआ है। आज पढ़ लिखा गया तो पता चला कि सारे विधान, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, ये सारे व्यवस्था उन्होंने कर, और कैसे इंसानियत का रास्ता है। जी खुड़े साहब हमारे पास 5 मिनट समय है। मैं 2 मेहमानों से थोड़ी और पूरी आधा मिनट, ठीक है ना? मैं इसलिए आधा मिनट, इसलिए मैं क्लोजिंग कर दूं। मैं भी चाहता हूं कि सारे लोग बोले, मुझे खुशी होगी। तो ये डॉक्टर अंबेडकर का नाम अपने आप एक क्रांति है, और ये किसी का मोहताज नहीं है। चाहे कोई कितना भी रोक ले, अब रुकने वाला नहीं। इसकी धारा बह चली है, इसकी धारा बह चली है। जनता जाग गई है, नेता सो गए। नेता खत्म हो चुका, नेता तो मर गया है, समझिए। मैं स्पष्ट शब्दों में ऐसा शब्द कहता हूं, भले ही किसी को बुरा लगता होगा, लेकिन सच्चाई ये है। उनके मुंह में ताला, एक बता दीजिए कि जिनकी जुबान खुलती हो, एक नेता मुझे बोलते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमें उन लोगों की जरूरत है जो मानवता की बात पर चर्चा करें, और मानवीय मूल्यों को बढ़ाने का सबसे बड़ा काम संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने जो किया है, जिसमें औरतों को, बच्चों को सब तरह का अधिकार, तो क्या अधिकार नहीं दिया, क्या नहीं दिया। खुड़े साहब जी अपनी बात पूरी जी। इसी शब्दों के साथ मैं अपना बात विराम देना चाहता हूँ। मानवता चैनल को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया खुड़े साहब, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके पास ज्ञान का खजाना है, और जब आपको बोलने का अवसर दिया जाता है तो आपके लिए समय कम पड़ जाता है। मैं
इसलिए भी क्योंकि हमारा समय अभी मात्र 3-4 मिनट बचा हुआ है, तो इसमें मैं लास्ट कमेंट के रूप में फिर से धनेश्वरी गुरु जी से मैं चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आप अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखना चाहते हैं, क्योंकि बल बाबा साहब का जन्म दिवस है और हमें क्या संकल्प लेना चाहिए हमारे नौजवान पीढ़ी को, क्योंकि देश को अगर कोई बचा सकता है, संविधान को कोई बचा सकता है और समाज को कोई नया रास्ता दे सकता है, तो वो नया पीढ़ी है। तो आप संक्षिप्त में हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी संदेश दे सकते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षिका हैं और संदेश के माध्यम से हम आपके विचार दोबारा जानना चाहते हैं। धनेश्वरी जी। जी खुदे जी, धन्यवाद पुनः मुझको आमंत्रित करने के लिए। एक शिक्षक के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है उसको आप बखूबी जानते हैं, भविष्य का निर्माता होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आने वाली पीढ़ी की जो सोच है उसका निर्माण एक शिक्षक करता है, और वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम बच्चों को कैसे बनाएं, आने वाली पीढ़ी को समाज के योगदान के लिए, देश के योगदान के लिए, पूरे विश्व के योगदान के लिए। तो मैं सर बस इतना कहना चाहूंगी व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर और इस चैनल के माध्यम से समस्त मानव जाति कि एक शिक्षक होने के नाते और एक मानव होने के नाते हो सके तो हम आने वाली पीढ़ी को समानता का पाठ पढ़ाएं, छुआछूत की जो भावना है उससे दूर ले जाएं, और जो वर्षों से जो पूर्वाग्रह चले आ रहे हैं, जो रूढ़िवादिता है और जिस कष्ट को बाबा साहब अम्बेडकर ने भोगा है, हम केवल उसके जीवनी को पढ़ते हैं तो हमको इतनी तकलीफ होती है। तो परिकल्पना कीजिए कि उस समय में उन्होंने कितनी तकलीफ झेली होगी। तो इस बात का जो अनुभव है बच्चों को कराएं और उनको बताएं कि आज जो अधिकार मिला है, हम जो स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जी रहे हैं, एक नई विचारधारा में सूत्रपात कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसका सारा श्रेय बाबा साहेब अम्बेडकर को दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। जी जी, बहुत शुक्रिया धनेश्वरी जी, आपने अपना कीमती समय देकर आज हमारे कार्यक्रम में आप आई। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी आप हमारे साथ जुड़ें और हमारी विचार महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लें और अपने विचार साझी करते रहें। और हम चाहेंगे कि आप अपने विद्यार्थियों को भी, कुछ बेटियों को भी आने वाला समय में हमारे साथ जोड़ें, ताकि उनको भी हम मोटिवेशनल प्रोग्राम के माध्यम से हम कुछ एजुकेशन के लेकर हम कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। मैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, चूंकि कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान निर्माता जो हमारे बाबा साहब जो बहुजनों के मसीहा थे, उनके जन्म दिवस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो मैं जसबीर भाटिया से साफ साफ चाहूंगा कि अभी तमाम बातें खोटे साहब ने और धनेश्वरी जी ने भी रखी है, बहुत सारी बातें छन के आई है। तो सारांश के रूप में मैं भाटिया साहब से चाहूंगा कि जिस ढंग से बाबा साहब ने एक मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन आज हम शिक्षित तो बन गए हैं, लेकिन कितने संगठित हैं और कितने संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए। तो इस पर मैं आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया के रूप में, क्योंकि आप भारत में जन्मे और अमेरिका जैसे देशों में जाकर हमारे भारत के जो समाज के जो लोग हैं वहाँ की आर्थिक अर्थव्यवस्था को और राजनीतिक अर्थव्यवस्था को संचालित करने में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, अमेरिका जैसे वैश्विक देशों में। तो भाटिया साहब से मैं संक्षिप्त विचार साझी करना चाहूंगा। धन्यवाद। मैं पहले तो धनेश्वरी जी से कहना चाहता हूं, क्योंकि वो शिक्षा के तरफ अपना काम कर रही हैं, तो चाहे इन क्रांतिकारी हस्तियों के बारे में पुस्तकें नहीं है या नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आप अपनी तरफ से जब भी कोई ऐसी क्लास हो, जैसे हमारे यहाँ सोशल स्टडीज कहलाई जाती है, या उस तरफ का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो, तो उसमें आप अपनी तरफ से बच्चों को समझाएं। चाहे जो पुस्तकें हैं, वो जो करिकुलम है वो तो करना ही होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से उन लोगों को, बच्चों को बताएं कि हमारी हेरिटेज क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य का होना बहुत जरूरी होता है, बिना लक्ष्य के इंसान बिखर जाता है। तो लक्ष्य ये है, जैसे अभी ने कहा, जो बाबा साहब ने कहा था, संगठित हो
और शिक्षित हो, और शिक्षा भी वो जो उनको उन्नति की तरफ बढ़ाए, उनकी मानसिकता को बढ़ावा दे, जो अपने आप को एक उच्च मानव की तरह सोचे। ये नहीं कि मैं छोटी जाति हूँ, ये कौन सी जाति है और ये है वो है, नहीं, एक उच्च हर इंसान एक महामानव हो सकता है अगर उसका मानसिक जो लेवल है वो ठीक हो। उसमें आप जैसे जो महिलाएं हैं, आप जैसे जो शिक्षक हैं, वो ये सब कर सकते हैं। तो ये आपका अपना लक्ष्य है अपने जीवन का कि आप अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाएं, उनको शिक्षित करें और संगठित होना। संगठित के बिना नहीं कुछ हो सकता है। ये तो पुरानी कहानी बनाई जाती है कि किसी पिता ने अपने बच्चों को बुलाया जो आपस में लड़ते रहते थे, तो कहा कुछ लेके आओ, छड़ियाँ छोटी छोटी लेके आओ, तो चलो एक एक को अलग करके तोड़ो, तो तोड़ दी। उन्होंने अच्छा सब इकट्ठा करके तोड़ो, कोई नहीं तोड़ सकता क्योंकि शक्ति होती है संगठन। तो ये बात तो बड़ी साफ है, संगठन के बिना उन्नति नहीं हो सकती। बाकी मैं यही कहूंगा कि भारत का 26 जनवरी का संविधान दिवस होता है, उसमें बाबा साहब का भी साथ में दिन मनाना चाहिए, क्योंकि ये सारे देश के लिए वो दिन है और ये उसकी देन बाबा साहब की है। तो उसके साथ साथ जब आप कल उनका जन्मदिवस मनाएंगे तो मैं चाहता हूं कि 26 जनवरी को भी 26 जनवरी के साथ साथ बाबा साहब का दिन होना चाहिए। तो यही बातें कहूंगा। बाकी आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। आप जो अपनी तरफ से कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, और भगवान आपको तरक्की दे, लंबी आयु दे, अच्छी सेहत दे, ताकि आप लक्ष्य में सफल हो। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देना चाहते हैं। उससे पहले मैं भाई साहब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी राय दें, अपनी प्रतिक्रिया भी दें और हमें शेयर भी करें। जी खुंटे साहब। मैं ये कहना चाह रहा था, हमारी बहन धनेश्वरी जो बोल रही थी, भाटिया जी जो बता रहे थे महिलाओं की भूमिका, आज भी रूढ़िवादी परंपरा को महिलाओं के ऊपर थोपा गया। इसके लिए हमें बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। और जब तक घर की बेटियां नहीं पढ़ेगी, जिस दिन घर की बेटियां पढ़ जाए तो समझ लो देश में असली क्रांति आए। तब तक अभी भी हमारी देश की महिलाओं का 95% महिलाएं शिक्षा से बहुत दूर है। केवल 5% महिलाओं का जो योगदान हुआ है, जिसके कारण से इतना हम आगे बढ़े। अगर जिस दिन 50% महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी, देश में क्रांति होगी। ये हमारा ये सोच है। ये बात को हमें बार बार बोलते रहना है और हमारी बेटियों को, बहनों को, माताओं को शिक्षा के दिशा में, ये बाबा साहब का सपना था हिंदू कोड बिल जो लाने का था, इसलिए ताकि रूढ़िवादी परंपरा से जितना जल्दी मुक्ति मिलेगा उतनी जल्दी आर्थिक व्यवस्था, सभी तरह की संपन्नता आएगी। ऐसा मेरा। भाटिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? भाटिया साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ जो खुंटे साहब महिलाओं के बारे में कह रहे हैं, एक बात मैं कहूंगा जो यूक्रेन से पता चली है अभी, वो ये एक महिला का और उसके हस्बैंड का शादी हुई, ये जो हमला हुआ उसके पहले यूक्रेन में, और बजाय इसके कि वो अपना चले जाते कहीं दूर सेफ्टी के लिए, दोनों ने बंदूकें उठाई। उसकी पत्नी ने भी, यंग नौजवान लड़की ने भी, और हस्बैंड में, अगर ठीक है हमारी शादी हो गई है, अब हमारा धर्म है कि हम देश के लिए रक्षा दे लड़े। तो देखिए ऐसी भावना जब आ जाती है ना, तो वहां की औरतें जो आती हैं, जो शरणार्थी बन के आई हैं, उनके बात होती है हरबीर से, मेरी पत्नी से, वो कहती है हम आए इसलिए हैं वहां छोड़ के क्योंकि हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। वहां बच्चों को तक नहीं छोड़ते, अपने बच्चों को बचाने के लिए हम निकल के आए हैं। और कई स्त्रियां ऐसी हैं अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ के वापस चली जाती, हमें वापस जाना है और हम अपनी देश की रक्षा के लिए खुद लड़ाई करेंगे। तो ये भावना मैं आपको बताना चाहता था कि ऐसी भावना जब आती है तो क्रांति क्यों नहीं होगी। तो खुंटे साहब ठीक है, एकदम से ठीक है। उसके पीछे शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। जी बहुत शुक्रिया आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े टीआर खुंटे साहब का,
धनेश्वरी कुर्रे मैडम का और जसवीर भाटिया साहब का, रोशनी जी जो दिल्ली से जुड़े थे उनका भी हमारे साथ प्रतिक्रिया नहीं आ पाया टेक्निकल कारणों से। मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। आने वाले समय में हम नए ज्वलंत मुद्दों को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, सतनाम, जय भीम, जोहार। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।